अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मेरे साथ तुर्की से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शफीक अहमद। बातचीत करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रहे तनाज़ुर पर। जो ताज़ा खबर है वो ये है कि काबुल पर भी तालिबान ने इक़्तिदार का, अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। काबुल में तालिबान की फौज दाखिल हो चुकी है और काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान इक़्तिदार को ट्रांसफर करने के सिलसिले में बातचीत चल रही है कि कैसे इक़्तिदार को मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल एक तरह से मान लिया जाए कि काबुल अब तालिबान के कब्जे में है और पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। हमारे साथ शफीक साहब मौजूद है। पहले भी मिल्लत टाइम्स पर आप शफीक साहब को अकील खान के साथ देख चुके हैं इंटरव्यू में। बातचीत करेंगे कि आखिर तालिबान की अगली हुकूमत कैसे होगी अफगानिस्तान में, किस तरीके से तालिबान ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, क्या कुछ है। क्योंकि अनादोला न्यूज एजेंसी के साथ काम करते हैं शफीक अहमद साहब, तालिबान को कवर करते हैं, वहां जा भी चुके हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि अभी जो ताज़ा अपडेट है तालिबान और अफगान हुकूमत को लेकर वो क्या है, वो बताएं आप हमारे नाज़रीन से। अभी एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि सदारती महल में हो रहा है इस वक्त। और जो इंडिकेशन मिली है वो ये है कि अशरफ गनी साहब तो छोड़ के जा रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं। और अब एक सेटअप के बारे में बात हो रही है। सेटअप का मतलब ये है कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को चलाना है, उसको कैसे चलाना है, तो उसके लिए एक नाम पर तजवीज़ किया गया है। उनका नाम है अली अहमद जलाली साहब, जो कि जर्नलिज्म प्रोफेशन से ताल्लुक है उनका। और बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत किताबों के ऑथर हैं। नेशनलिटी उनकी अमेरिकन है अफगान काबिल के, लेकिन एजुकेशन से ताल्लुक है। बहुत से किताबों के ऑथर हैं, इससे पहले भी वो मिनिस्टर रह चुके हैं तालिबान गवर्नमेंट के जाने के बाद। तो उस पर लगता है कि इत्तेफाक हो रहा है। इसके अलावा एक वर्किंग कमेटी या काउंसिल बनाई जाएगी। उस काउंसिल को मतलब तालिबान की तरफ से जो हेड करेंगे वो मुल्ला बिरादर है, अब्दुल गनी बिरादर। तो वो शायद हेड करें। और बाकी जो अमारत है, जो अमीर है, वो तो उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो है मुल्ला हैबतुल्ला अखूनजादा। तो वो तो अमीर रहेंगे। ये वही निज़ाम है कि जिसको आप ईरान के साथ तशबीह दे सकते हैं कि वहाँ पे एक सुपर स्पिरिचुअल लीडर होता है, एक अमीर होता है। जिस तरह जो उनकी जो जो लास्ट से होती है वो उसी लीडर की होती है जो इस्लामिक उनका रहबर है। इसी तरह मुल्ला हैबतुल्ला की वही हैसियत होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट चूंकि रन करना है, बहुत सा निज़ाम अभी दरहम बरहम है, इसलिए कि सारे के सारे डिफेक्शन हो चुकी है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि खून खराबा नहीं हुआ। और काबुल के लिए चूंकि सुबह ही पहुंच गए थे दरवाजों के ऊपर, उसके बाद तालिबान ने एक ऐलान किया कि भाई सबके लिए आम माफी है। और तालिबान ने कहा कि दाखिल नहीं होना जब तक हम ना कहे। तो तालिबान दाखिल नहीं हुए थे। फिर दोपहर के बाद वो दाखिल होना शुरू हो गए और उन्होंने परचम लेके अंदर भी दाखिल हो गए। लेकिन कोई लड़ाई, बल्कि जो जाहिरन जो फुटेज मैंने देखी वो तो लग रहा है जैसे उसको वेलकम किया गया है उन लोगों वेलकम किया को। चूंकि वो जो इस यहाँ पर जो मैं समझता हूं कि जितना भी वेस्टर्न मीडिया, जितना इंडियन मीडिया और जितना पाकिस्तानी मीडिया जो मेन स्ट्रीम है, वो सब के सब नाकाम रहे। एक्चुअल पिक्चर वो नहीं दिखा सके और उनको अंदाजा ही नहीं था। वो कह रहे थे जी 8 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, जंग होगा, खूनरेजी होगी, सब कुछ होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अवाम जो थे मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल तंग थे कि कहीं पे वो जहां पे भी गए सरेंडर करते गए। जहां गए उन्होंने, आप देखें ना, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बंदा था इस्माइल खान, हेरात के जो थे, उन्होंने उसको वो ज्वाइन कर लिया तालिबान। अब आप देखें वो तालिबान ज्वाइन कर लिया, अब रह क्या बड़ी गया। बात है कि तालिबान को ज्वाइन कर लिया। अशरफ गनी का आदमी है, वो गवर्नर है। हाँ, वो जी, हाँ जी, वो जो पुराने, बल्कि वो उसको सारे कहते थे अमीर इस्माइल खान। यानी वो 40 साल से एक उनकी हैसियत गवर्नमेंट में भी थी, लेकिन वो वॉरलॉर्ड भी थे। और लेकिन जो एक बड़े वॉरलॉर्ड थे अता मोहम्मद नूर, जो कि पता नहीं 16 साल या 15 साल वो गवर्नर रहे बल्ख सूबे के, जिसका मज़ार शरीफ है वो। और अब्दुल रशीद दोस्तम, जो कि जोजान सूबे के हेड रहे, बल्कि फील्ड मार्शल भी रहे। और बहुत से हुकूमती उनके पास ओहदे भी थे। वो दोनों भागे हैं उज़्बेकिस्तान। और सिर्फ अशरफ गनी है जो इस वक्त सदारती महल में है। अच्छा, वो खबर आ रही है शफीक साहब के अशरफ गनी साहब, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो लोग हैं, वो सब भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं।
ट्रैफिक जाम हो गया है, एयरपोर्ट पर सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग देश मुल्क छोड़ करके चले जा रहे हैं, क्या सच्चाई इस खबर में? देखिए, ये तो अभी खबर क्लैरिटी, चूंकि हम इस्तांबुल में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हुए, दिल्ली में दिल्ली बैठे में हैं, बैठे हैं जी। तो हम खबरें आ रही है, ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। लेकिन जाना तो पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तालिबान ने की इस दफा, जो मैं समझता हूं वो बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी, कि उन्होंने जनरल एमनेस्टी का ऐलान किया कि सबके लिए माफी है, हम कोई बदला नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लिहाजा अगर वो जा भी रहे हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई अनहोनी बात नहीं है, वो जा सकते हैं, दे आर अलाउड टू लीव द कंट्री, और उनको जाना ही है, इसलिए कि इनकी अब जगह कोई यहाँ पे बाकी नहीं है। इस अफगानिस्तान में वो लोग के जो कि तालिबान हुकूमत के बाद अमेरिका के कहने पे आए और अमेरिका को सपोर्ट करते रहे, उनकी अब कोई गुंजाइश हुकूमत को चलाने के लिए किसी की कोई नहीं है, सिवाय वो लोग के जो कि डिफेक्ट होके तालिबान खत मिल गए, जिसमें इस्माइल खान साहब का एक नाम है। तो शफीक साहब, ये बात तय हो गई, कंफर्म है कि तालिबान के कंट्रोल में अब पूरा काबुल आ गया है, पूरा अफगानिस्तान है, अशरफ गनी बिल्कुल वो इक़्तिदार से जा चुके हैं, और जो थर्ड पर्सन जिनका आपने नाम बताया अली जान, उनको एक तरह से अभी फिलहाल सुप्रीम लीडर बनाया गया है, जो पूरा निजाम तय करेंगे, क्या होना है, कैसे होना है, अगला मरहला कैसे तय होगा। हाँ जी, जी देखिए मसला जो था ना, मसला ये था कि अशरफ गनी साहब, इनको अंदाजे नहीं थे कि जब वो निगोशिएट कर रहे थे, वो कह रहे थे जी जमहूरियत ये होनी चाहिए, भाई वो बात कर रहे निजाम की, आप उनको समझ ही नहीं रहे हो। वो कह रहे कि आपकी जमहूरियत वेस्टर्न जमहूरियत है, वो शायद आप मुस्तार उधार लेके आ गए हो, आप हम पे मुसल्लत ना कीजिए। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान वो मुल्क है जहां पर कभी जमहूरियत रही नहीं है, आप खामखा एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी किसी पे क्यों इम्पोज करते हैं? ठीक है, अच्छा चूंकि अफगानिस्तान कमजोर मुल्क है, आप उस पर इम्पोज करते हैं। सऊदी अरब पे, यूएई पे आप नहीं कर सकते, वहां पे भी तो जमहूरियत नहीं है। तो बिल्कुल। आप गरीब गरीब आदमी, आपके कब्जे आपके हाथ आ गया, आप कहें जी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, आप सऊदिया को कहें ना कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी लेके आए, ठीक है। लिहाजा लेकिन तालिबान ने इतना एम्बेरस किया है अमेरिका को कि इनके लिए इससे बड़ी शर्मनाक शिकस्त नहीं हो सकती। इन्होंने तारीख मुकर्रर की कि हम 9/11 को अफगानिस्तान छोड़ेंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि तालिबान बहुत तेजी से आगे जा रहा, कहा नहीं जी हम 31 जुलाई को छोड़ेंगे, 31 अगस्त को छोड़ेंगे, 31 अगस्त। आज वो बेइज्जत होके जा रहे हैं, बेइज्जत होके, मैं इसलिए बेइज्जत का लफ्ज यूज उनके करूंगा। सफारती अमला भी जा रहे हैं सारे। देखें, यानी आप अपने बताए हुए तारीख पर नहीं जा रहे, आपको यहां से निकलने के लिए भगाया जा रहा है कि गेट आउट, गेट आउट। देखें, जब रशिया आया था 79 में, और जब 10 साल बाद वो 89 में जा रहा था, दरियाए आमू पर जो रशियन जनरल था, जिसको मैं सल्यूट करूंगा, वो सब अफगानों से मिला, उसने सबको वेव किया। और यहां जब बगराम से भागे हैं तो रात की तारीकी में भागे और पूरा अफगानिस्तान की लाइटें बुझा के भागे हैं। बल्कि आज भी वीडियो आ रही हैं कि जो वो अमेरिकन फौजी अपनी पतलूने छोड़ के गए हैं ना, पतलूने, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि 20 साल आप रहे, आप रेत की दीवार साबित हो गए, आप में इतनी जरूरत थी। तो ये सारे लोग आज आज जो वीडियो रिलीज हुई काबिल की, जब वो दाखिल हो रहे हैं तो बच्चे वेव कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग उनको इशारे कर रहे हैं, कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं उनका। इस्तेकबाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो मीडिया ने एक नैरेटिव झूठ का रखा हुआ था, झूठ बोला हुआ था सारे कौम से, वो तो कोई और चीज साबित होगी, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। नहीं, ये देखिए, खुद अमेरिका, पहले अमेरिका ने कहा कि 1 साल में पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा, फिर अमेरिका का ये दावा है कि 6 महीना में काबुल पर कब्जा हो जाएगा, फिर 90 दिन का उन्होंने कहा, और जब 90 दिन का उन्होंने कहा तो 24 घंटे से पहले ही तालिबान का कंट्रोल हो गया है। तो और कल मेरे एक और 2 दिन पहले खबर आई कि तालिबान से अपील की अमेरिका ने कि अगर आप काबुल पर आपका कब्जा हो जाता है तो हमारे शहरियों को प्लीज आप कुछ ना करें, उन पर हमला ना करें, उन्हें जान से ना मारें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं इसलिए शर्मनाक लफ्ज यूज करता हूं। मैंने देखें इनके जो 2 मुज़ाकरात हुए ना, पीस कॉन्फ्रेंस, मैंने वो दोनों पीस कॉन्फ्रेंस देखे हैं, उसकी वीडियोस मेरे पास आई। एक आई जो रशिया में हुई उनकी, और उनका जो स्तानकजई है, तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव, उसने अमरीकियों को सामने मुंह पे कहा, साथ ही करजई पे बैठा था हामिद करजई, कि जी अमरीका वो अमरीका नहीं है, आप लोग डरते क्यों हैं? हमारी प्रॉब्लम यह है
कि हमें एक परसेप्शन बनाया गया है डर का, खौफ का अमेरिका से, और उसने उनके मुंह पे कहा कि हमें कोई खौफ नहीं है अमेरिका का, आपको क्या हो गया है। मतलब इन्होंने जो बर्बादी की है, देखें जो मैं समझता हूं शम्स तबरेज साहब, अब ये टाइम आ गया है, ये टाइम आ गया है कि देखें अमेरिका के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं खुद अमेरिका गया हुआ हूं, खुदा का बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली। इंडिया के लोग बाय गॉड मेरे इंडिया के बहुत दोस्त हैं, मैंने टाइम नाउ में काम किया, मेरा बाय गॉड मेरे हिंदू मुस्लिम सारे दोस्त हैं, ठीक है। यूके में मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन ये टाइम आ गया है कि अपने अपने लोग पूछे, भाई आपने 3 खरब डॉलर, 3 ट्रिलियन US डॉलर, 3 ट्रिलियन US डॉलर से तो आप 3 अफगानिस्तान बना सकते थे, नए मुल्क। वो पैसा किधर गया? जब आप अपनी रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमें जाने दें, तो वेयर डिड यू स्पेंड द मनी? आज भी जो इंडिया ने हेलीकॉप्टर दिया था, आज भी वो तालिबान उड़ा रहे थे उसको, ठीक है। तो आज पूछना चाहिए, देखें इंडियन अवाम को भी पूछना चाहिए कि भाई आपने पैसे लगाए, किधर लगाए? वो तो रेत की दीवार साबित हो गई। नहीं, ये भी ताज्जुब की बात है कि अमेरिका की फौज ने ट्रेनिंग दी है, सारे हथियार इनको दिए हैं, पूरा सपोर्ट इनके साथ रहा खुलेआम, फिर भी तालिबान जिनके बारे में कोई बाहर से उनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनके पास कोई जदीद असलहा नहीं है, उनके सामने बेबस साबित हो रहा है। इतनी कमजोर फौज, ये समझ से बालातर है। देखें अच्छा जी, देखें एक चीज ध्यान में रखें, हम खुद मीडिया वाले, हमें पता है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करता हूं, जब भी कोई अमेरिकी फॉरेन यानी अगर झूठ बोल रहे ना अमेरिकी स्टेट लेवल पे, तो हम उस झूठ को खबर समझते हैं। लेकिन अगर तालिबान कोई स्टेटमेंट रिलीज करती है तो हम कहते हैं कि तालिबान सेड ऑन अ प्रोपेगेंडा वेबसाइट। तालिबान के तो हम प्रोपेगेंडा कहते हैं, अमेरिका का हम सच कहते हैं। हालांकि अमेरिका ने कहां कहां झूठ बोला, मैं वैसे बता दूं आपको। अमेरिका ने झूठ बोला कि जी उसामा बिन लादेन के पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन है, और मैं खबर भी सबको देता हूं कि 15 नवंबर 2001 की टाइम मैगजीन, जो सबसे टॉप का मैगजीन है दुनिया का, उसकी खबर है कि जी जो उसामा बिन लादेन का जो कंपाउंड था तोरा बोरा में, वहां से मैप्स मिले हैं जिससे पता चलता है, मैप्स मिले हैं, नक्शे मिले हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे पता चलता है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। वो न्यूक्लियर वेपन किधर चला गया? वो आज तो उसका नाम ही नहीं है। आपने उसामा बिन लादेन का भी कहा, वो उसको सद्दाम हुसैन का भी कहा इराक में कि जी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये है वो है। आप अमेरिका, नेटो, ये तीनों सीरिया में हार गए। दे वर अनेबल टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ बशार अल असद, जो कि उसने बहुत जुल्म किए, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सपोर्टिंग, बट एटलीस्ट अमेरिका, नेटो हार गया। अमेरिका हार गया इराक में, वो कुछ नहीं कर सका, और शर्मनाक शिकस्त उसको हुई है अफगानिस्तान में। तो लिहाजा दिस इज द टाइम पीपल शुड आस्क द गवर्नमेंट के वेयर डिड यू स्पेंड द मनी, दिस इज द टाइम। अच्छा ये बताएं शफीक साहब, तुर्की को लेकर के लोगों में बड़ी बेचैनी है कि तुर्की की फौज काबुल में क्या कर रही है, क्यों मौजूद है, ये तालिबान के खिलाफ क्यों? तुर्की का कई मरतबा बयान भी तालिबान के खिलाफ आया है, क्या वजह है इसकी? देखिए तुर्की नेटो का हिस्सा है, सबसे पहली बात, नेटो का हिस्सा ये अभी का नहीं है, सबसे पुराना हिस्सा है। लेकिन तुर्की ने इनको पहले कहा था कि हम नॉन कम्बैटेंट आपके ट्रूप्स हैं, हम कम्बैटेंट नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। अच्छा अभी जो 2020 की 2021 की रिपोर्ट है, तुर्की में जो सेकंड नंबर पे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो अफगानिस्तान के लोग हैं। लिहाजा अफगानियों का सबसे बड़ा घर पाकिस्तान, दूसरा बड़ा घर तुर्की। तुर्की। अच्छा अब तालिबान जो है, देखिए आप, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि तालिबान विल रिक्वेस्ट तुर्की ट्रूप्स कि भाई आप लोग हमारे हमारे लोग हो, यू शुड स्टे एट एयरपोर्ट, प्रोटेक्ट दिस काबुल एयरपोर्ट और हामिद करजई एयरपोर्ट। ये रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे पता है कि स्टेटमेंट इशू भी हुई इनकी तरफ से, लेकिन 4 दिन पहले एक खबर आई, मैं बताया था, वो है CNN तुर्क पे इंटरव्यू हुआ तो ये बुरदवान साहब का, और उन्होंने कहा, इंडिकेशन दी कि वी आर विलिंग टू टॉक टू तालिबान लीडरशिप। लिहाजा चीजें अब चेंज हो गई हैं, और जिस तरह तेजी से ये बदल भी गई है, तो भाई ये तो लोगों को तस्वर में नहीं था कि 8 दिन पहले वो एक सूबा ले रहे हैं और आज 8 दिन बाद पूरा अफगानिस्तान ले रहे हैं। अच्छा, और शम्स तबरेज साहब आप ज़हन में रखें, चूंकि मैं जो पहला दौर था तालिबान का, उसमें मैं अफगानिस्तान गया हुआ हूँ, ठीक है।
उनके कब्जे में नॉर्थ के बहुत से एरिया नहीं थे। उसमें शिबरगान यानी जो जो जहाँ का अब्दुल रशीद दोस्तम है, जोजजान सूबा, उसमें बहुत से जो एरिया थे जो नॉर्थ के थे वो इनके कब्जे में नहीं थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रुप्स पूरा अफगानिस्तान यूनिफाइड होकर सारा के सारा तालिबान के साथ मिल गया। अच्छा, तालिबान की जब अगली हुकूमत बन रही है, किस तरह, शुरू में आपने थोड़ा सा वजाहत की है, जरा सा मैं चाहूंगा और तफसील से बताएं कि क्या सिस्टम होगा, कौन लोग तालिबान की क़यादत करेंगे, किन के हाथों में पूरी क़यादत होगी, कैसे उनका सिस्टम होगा, आलमी लीडरों से उनके ताल्लुकात किस तरह होंगे, 1996 में जो उनकी हुकूमत बनी थी उससे अब कितना डिफरेंट होगा? देखिए, जाहिरन तो रिलेक्टेंस दिखाएंगे, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो रिलेक्टेंस दिखाएंगी टू एक्सेप्ट इट। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफा जो इनकी स्ट्रेटेजी है तालिबान की वो डिफरेंट है। लास्ट टाइम इन्होंने जो इनका जो था ना वो जो स्टाइल ऑफ गवर्न करने का था वो बहुत हार्श था और उसकी बहुत सी रीजन थी। इस दफा देखें जो उन्होंने आम माफी का ऐलान किया, लेकिन एक्सेप्ट, ये भी आपको बता दूं कि एक्सेप्ट क्रिमिनल्स। आज भी आप शम्स तबरेज साहब, इन्होंने अनाउंस किया है कि 3 बंदों को वो फांसी दे रहे हैं कंदहार में, शायद दे भी चुके हों। जो मुझे कंदहार से रिपोर्ट आई, वो तीनों जो थे वो रेपिस्ट थे। उन्होंने कन्फेस किया तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेते। जस्टिस सिस्टम इनका बड़ा प्रॉम्प्ट है, लिहाजा तीनों को पब्लिकली हैंग करेंगे। आज अनाउंस था, शायद कल वीडियोस भी आ जाए उसकी। तो उनका जो सिस्टम यह है कि उनका काजी सिस्टम होगा। मुझे पता है कि तकरीबन आज से 2 महीने पहले कोई 73 के करीब काजी इन्होंने शरीयत का जो जो सिस्टम था उसकी एजुकेशन मुकम्मल कर ली थी। उनका उनका शेडो एक सिस्टम चल भी रहा था अफगानिस्तान के तहत के अंदर। तो ये तो काजी सिस्टम होगा। लेकिन बाकी जो सिस्टम को चलाने के लिए मतलब मईशत है, पुलिस का निज़ाम है, कस्टम है, वो आसान काम नहीं है। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम और वो टाइम वो लेंगे। बल्कि इन्होंने तो रिक्वेस्ट भी जो की है, जो एक इंटरव्यू दिया है उसने शहर शाही जबीउल्लाह मुजाहिद के कोई स्टेटमेंट ऐसी आई, तो उससे उससे जो इंडिकेशन मिलती है कि कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर, तो दे आर आस्क कि आप अपना काम करते रहें। लेकिन बहुत से सवालिया निशान है, कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे। अब आप जहन में रखिए शम्स तबरेज साहब, 21 साल में अफगान नेशनल आर्मी की तनख्वाह अमेरिका देता था, पेंट वहां से अमेरिका से आती थी। अमेरिका से तनख्वाह आती थी। ठीक है। अच्छा, जो कस्टम ड्यूटी थी हेरात की जो आती थी ईरान से, तो उसको पैसे आते थे इस्माइल खान साहब को पर्सनल, और वो काबल नहीं देते थे। जो पैसे बॉर्डर के थ्रू आते थे जोजजान यानी दोस्तम साहब, वो पैसे नहीं देते थे सेंटर को। ठीक है, आपने प्राइवेट आर्मी कैसे रखनी है, तो लिहाजा आप पैसे सेंटर को देते ही नहीं थे। अच्छा, जो पैसे लगाए जाते, अच्छा मीडिया, अब अफगानिस्तान का मीडिया है, आप मीडिया में काम करते, मैं भी करता हूं, बगैर इश्तिहार के मीडिया नहीं चल सकता, खाएंगे कहां से। ठीक है, तो अफगानिस्तान के पास इंडस्ट्री नहीं, तो उसका मीडिया के पैसे कहां से आते हैं, लिहाजा उसके मीडिया के पैसे आते थे इंडिया से। उसके इंडिया, तो हर मुल्क ने ये जिम्मेदारियां ले ली आरोप थी। लगा रहे हैं इंडिया पर आप? नहीं, मैं आरोप, खैर आप तहकीक कर सकते हैं, मैं यू कैन, जी, मैं तहकीक का तो तो कह रहा मुद्दा हूं। है कि नई बात आई है। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि मीडिया को भी इंडिया वहां फंड कर रहा था। ओ यस 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 यस, मैं देखे, मैं 9 साल इंडियन मीडिया में रहा हूं, तो मुझे अंदाजा है कि हाउ दे वर प्लेइंग। बिल्कुल, इसको आप डबल चेक कर सकते हैं, ये आप इसको इल्जाम कह सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ दे वर रनिंग द इंटायर गवर्नमेंट। जी। $3 ट्रिलियन के बाद आप पूछे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है। अब देखें, इंडिया से अफगानिस्तान इंडिया का बहुत छोटा सा एक सूबा है, स्टेट है, बिहार, बिहार से भी छोटा होगा। ठीक है, आप $3 ट्रिलियन लगा रहे हैं। ठीक है, लिहाजा वेयर द मनी हैज गॉन। आप कहें कि जी हमने आर्मी पे लगाया, हमने अपने फौजी रखने नहीं पे तो लगाया। पार्लियामेंट बनाया है, हॉस्पिटल इंडिया ने बनाया है, लाइब्रेरी बना करके दी है, और भी कई सारा प्रोजेक्ट इंडिया इंडिया ने नहीं, वो किया है किया, वहां। देखिए वो जी। चीजें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, बस सर्विस बनाई है। लेकिन देखें, बात यह कि तालिबान से आपका 2019 सन 96 1996 से 2001 यानी नवंबर तक इंडिया ने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखे थे। नहीं ठीक है, रखा। ठीक है। अब पता चले कि इंडिया क्या चाहता है। देखिए, उसका अभी जो सुहेल शाहीन का इंटरव्यू में देख रहा था, तो बड़ा सा सवाल एनडीटीवी ने किया था। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप इंडिया को दोस्त समझते दुश्मन।
तो सुहेल शाहीन ने कहा कि यह फैसला इंडिया ने करना है, हमने नहीं करना, कि हमें वो दोस्त समझता है कि दुश्मन। ठीक है, लिहाजा दोस्ती दुश्मनी का तयन इन्होंने खुद करना है। मैं समझता हूं कि देखें, एक बंदा चाहता है कि मेरा सिस्टम हो, आप सिस्टम ना बदलाएं। आप सिस्टम, वो चाहते हैं भाई, वो इफ दे आर हैप्पी, तो आप कौन होते हैं आप? ये ऐसे जिस तरह आप मुझे कहिए आपकी टी शर्ट अच्छी नहीं है और मैं कहूँ आपकी, वो कहेगा भाई मैंने पहनी है ना, आप टी शर्ट ना पहनो। भाई वो जो सिस्टम चाहते हैं, लेट देम रन इट, सपोर्ट देम। वो बेचारे टूटे फूटे लोग हो गए हैं, गरीब लोग हैं, वी नीड टू सपोर्ट देम। बिल्कुल। अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे सुधरेगा अफगानिस्तान का? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। लेकिन जो मैं समझता हूं कि इसके लिए शायद शायद चाइना जो है वो पहल करेगा। उनके जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जहां जहां पर अमेरिका निकला है वहीं पे चाइना ने उस गैप को फिल किया है इमीडिएटली। और चाइना जो है ना, उसके टेंटिकल्स जो है वो हर जगह पे फैल रहे हैं। वो डेफिनेटली एक एक्सपेंडिंग और बड़ी ताकत चाइना का क्या मफाद? अगर चाइना अफगानिस्तान में आता है तो फिर यकीनी तौर पर इंडिया भी उसके खिलाफ जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान के ताल्लुक और गहरे हो जाए, फिर अमेरिका भी और ज्यादा मुखालफत करेगा। तो आपको लगता है कि चाइना अफगानिस्तान में आएगा पूरे अपने मफाद के लिए? चाइना, देखें सबसे पहले बात तो यह है कि इस रीजन से, तमाम खित्ते से अमेरिका आउट हो गया है। इससे बड़ी जी। क्या कामयाबी हो सकती है? ठीक है, जो उनके जो नेटवर्क्स थे मुख्तलिफ, उससे वो आउट हो गया, डिटेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपकी तो ये कामयाबी हो गई। इंडिया नाराज हो खुश हो उससे ताल्लुक नहीं है भाई, वो एक दो मुल्कों का ताल्लुक है। ठीक है, हाँ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका इज गोइंग टू गिव बिगर रोल टू इंडिया, उन्हें वो रोल देना ही देना है। इसलिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, साथ चाइना है जो इमर्जिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो वो इस खित्ते से आउट होना नहीं चाहता, क्योंकि अभी जो है अमेरिका, नेटो का जो फोकस है, नेटो में स्पेशली आप फ्रांस और यूके समझ जाएं, इनका जो फोकस है वो एशिया पैसिफिक है, कि चाइना को वहां से कंट्रोल, यहां से तो फेल हो गए, यहां से तो जी। फेल हो गए, अब ये एशिया पैसिफिक के थ्रू आएंगे ना। ठीक है, तो उसमें इंडिया का रोल डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, और वो देखा जाए कि इसको कैसे हैंडल करना है उन्होंने। चीन के सदर का एक बयान आया था शी जिनपिंग का संज्ञान को लेकर के कि फौज अलर्ट हो जाए, तैयार हो जाए, तालिबान न संज्ञान में भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ भी इस्लामिक तहरीक को उरूज दे सकते हैं और हमारे लिए खतरा होगा। देखिए ये सारा डिपेंड करता है, चूंकि ये अमेरिका और जितने वेस्टर्न पावर हैं वो ऑलरेडी इस इशू को वो उठा रहे हैं, वो उन्होंने उठाया भी हुआ है। इसमें हकीकत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अभी मैं वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न ऑफिशियल की जो चीजें हैं उसको मैं सच और झूठ का मुझे नहीं पता चलता। जब वो एक मुल्क कहता है कि जी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और यहाँ पर न्यूक्लियर वगैरह झूठ बोलता हो, तो उसकी अगर वो सच भी वजह तो कहेंगे। यह है कि अफगानिस्तान को लेकर के वेस्टर्न मीडिया ने बहुत झूठ फैलाया है। कितने लोग हिजरत कर रहे हैं, बेघर हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, तालिबान के लोग मार रहे हैं, जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। मतलब झूठ की इंतहा फैला रखी है वेस्टर्न मीडिया ने। अब शायद उन्हें सुकून आ जाए। वो लोग तो शायद ये चाह ही नहीं रहे थे कि पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल हो जाए। उन लोगों की तो ये ख्वाहिश रही हो कि जंग हो, जिदाल हो, लोग मरे और ज्यादा से ज्यादा उनकी टीआरपी बढ़े। अच्छा, जरा सा शफीक साहब ये बढ़ा है, इस पर काफी लोग सोच भी रहे हैं कि 1996 में जब तालिबान की हुकूमत बनी थी तो सिर्फ दुनिया के 3 मुल्कों ने एक्सेप्ट किया था, सफारती ताल्लुकात थे, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। अब क्या लगता है, अब तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है तो अब दुनिया भर का क्या रिएक्शन होगा, कैसे ताल्लुकात रखेंगे वो लोग? देखिए, जो वेस्टर्न ने एक कंडीशन रखी थी, जो कंडीशन रखी थी वो ये थी कि आप ब्लडलेस या आप बाय फोर्स इक्तदार में नहीं आएंगे। तो मेरा जो ख्याल है कि इन्होंने मेजॉरिटी फोर्स नहीं यूज की, डिजर्शन हुई है, पीपल सरेंडर। जिस तरह आज भी जो निंगरहार सूबा है, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो सरेंडर, उसका गवर्नर सरेंडर किया उसने, मतलब कोई फाइट नहीं हुई। और ये सबसे बड़ा सूबा था जिसकी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। ठीक है, अफगानिस्तान में भी देखें तो कोई अभी तक कोई फायर की आवाज नहीं आई। ठीक है, लिहाजा अगर वेस्टर्न ने अपने बात को वो करना है तो उनको वो करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई आप एक सिस्टम है, चाहे वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो उनका अपना जाती सिस्टम है ना। आप कहें कि नहीं जी मुझे इस्लाम से पसंद नहीं है, तो आपकी ना पसंद है। भाई जो मुसलमान है उसको पसंद है, तो आप जबरदस्ती तो ना करो।
आप मतलब आप कहें कि जी ये डेफिनेटली वेस्टर्न डेमोक्रेसी लेके आए, तो फिर ये चीज आप चाइना पे अप्लाई करें। चाइना में भी तो डेमोक्रेसी नहीं है वेस्टर्न, रशिया में भी नहीं है। पूरे जो उस कंट्री है, आसियान के ममालिक है, वहां पे कहाँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी है? ये गल्फ में, अरबों में कहाँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी है? वो तो सिलेक्टेड एरिया में वेस्टर्न डेमोक्रेसी है जिसका आप प्रचार करते हैं। मैं जाती तौर पे तो ऑनेस्टली मुझसे पूछे हैं, ओके बड़ी अजीब सी डिबेट है, लेकिन मैं खुद डेमोक्रेसी का कोई बहुत कायल नहीं हूं। मैं समझता हूं ये करप्शन के व्हील्स हैं, चाहे वो बल्दियां हो, चाहे वो ये जितने भी हमने पॉलिटिशियन को देखा है, अमीर से अमीर तरी देखा है, किसी पॉलिटिशियन को गरीब नहीं देखा हमने। पैसे थोड़े होते हैं फिर वो बढ़ जाते हैं। मतलब वो तो सच्चाई है कि जो आजकल की जो डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उसमें भी इक़्तिदार चंद ही लोगों के हाथों में महफूज रहता है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। बहरहाल पाकिस्तान का कितना फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले जो अशरफ गनी की हुकूमत थी तो उनके ताल्लुकात इंडिया से ज्यादा करीब थे, पाकिस्तान इसके लिए बहुत परेशान भी रहता था। तो क्या तालिबान की हुकूमत बन जाती है तो क्या पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे? और जब पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा तो यकीनन तब उसकी कोशिश होगी कि इंडिया से खराब ताल्लुकात रहे। इंडिया चूंकि एक मजहबी जमात होगी तालिबान, तो क्या इन तीनों मुल्कों में कोई मुश्तरका समझौता हो पाएगा या और खराब होंगे मामला? देखिए ये सारा वक्त ही बताएगा। अभी इसके बारे में बात करना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक लोग नहीं थे वहाँ पर, बहुत से जो ममालिक है उनका इंटरेस्ट शामिल था। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पश्तो स्पीकर हैं। पाकिस्तान में पंजाबी के बाद सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज वो पश्तो है। तो वो समझते हैं कि चलो पाकिस्तान को उसका डेफिनेटली एडवांटेज होगा। वो शायद इंडिया को ना हो, इसलिए कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न अलायंस को और अशरफ गनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रही है। तो लेकिन जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारा टाइम बताएगा। अभी इसके बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए कि तालिबान के लिए आसान काम ही नहीं है टू रन द गवर्नमेंट, हाउ टू रन द गवर्नमेंट। ये आसान नहीं है, लिहाजा जो कमिंग जितने भी दिन होंगे आने वाले टाइम, वो सारे क्रूशल है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान साहब कई मुस्लिम मुल्कों में जा चुके हैं, उनकी शबीह बन गई है लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा। तो क्या तालिबान से भी कुछ फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से शाम में उन्होंने की है, सॉरी इराक में की है और कई सारे मुल्कों में? तो क्या अफगानिस्तान में भी इस तरह का उनका कोई रोल सामने आएगा? देखिए अभी अभी बड़ी कंफ्यूजन है इस मामले में, जो सच्ची बात है, इसलिए कि तुर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है, नेटो का पार्ट है, और उसको कुछ चीज़ें मतलब फॉलो तो उसने नेटो को ही करना है। तो अभी तो मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन 3-4 दिन पहले जो इंटरव्यू आया था तुर्क CNN पे, तो वो तो बड़ा एक इंडिकेशन थी कि दे आर विलिंग टू टॉक टू द तालिबान लीडरशिप। लिहाजा एक वो चीज मौजूद होगी, लेकिन वो इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ लिंक है वो। तो मैं नहीं समझता कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई ऐसा रिस्क लेगी, यानी कोई रश में वो काम नहीं करेगी। इट विल टेक टाइम, अच्छा, इमीडिएट फैसला मैं नहीं लेता। रूस का भी कोई इंटरेस्ट है क्या इस पूरे मामले में, अफगानिस्तान तालिबान के कजिए में, या रूस अभी अलग है, न्यूट्रल है? रूस क्यों अलग होगा? जब अमेरिका को यहाँ से खित्ते से निकालना हो तो रूस तो बहुत मोहब्बत करेगा तालिबान के साथ, उसको वो कहाँ से वो करेगा। तो लिहाजा रूस का डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा भी है और प्ले भी करेगा। जिस तरह मैं समझता हूँ ईरान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रूस, अमेरिका, ईरान, रूस रूस चाइना और ईरान ने अपना रोल प्ले किया है टू 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 थ्रो दिस, जो है ना क्या कहते हैं, अमरीकियों को, फौजियों को निकालने के लिए जो अपना इन्होंने एक रोल काम अदा किया। किया है इन ओह दोनों ने। यस यस, दे प्लेड अ वेरी मेजर रोल। तो ये है कि ये चीजें अभी अनफोल्ड होती रहेंगी, चंद आने वाले दिनों में क्लियर होता है, होना शुरू हो जाएगा क्या क्या होने वाला है। नाजरीन, तो हमारे साथ थे इस्तांबुल से शफीक अहमद साहब, मशहूर न्यूज एजेंसी तुर्की की अनादोलो के सहाफ़ी हैं। उन्होंने हमें बताया पूरी सच्चाई कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान को कहाँ से इतनी ताकत मिली है, अगला निज़ाम कैसा होगा। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि काबुल मुकम्मल तौर पर अब तालिबान के कंट्रोल में आ गया है।
इक़्तिदार मुंतकिल हो चुका है तालिबान की जानिब, और अब तालिबान अपने एतबार से वहाँ सरकार बनाएंगे, हुकूमत बनेगी। तालिबान का पूरा नजरिया अफगानिस्तान में हावी होगा और जो हुकूमत के लोग हैं वो इक़्तिदार से बेदखल हो चुका है। और जो सबसे अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए वो ये है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई कत्ल गारत गिरी नहीं हुई, एक फायरिंग तक की आवाज नहीं आई है। पुरअमन तरीके से बिल्कुल शांति के साथ पुरअमन माहौल में अशरफ गनी के हाथों से इक़्तिदार तालिबान को सौंप दिया गया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इंसानियत की कामयाबी है। और जो डर खौफ था, हर कोई सहमा हुआ था कि क्या होगा काबुल में, क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा रहा। अगली हुकूमत किसकी बनेगी, तालिबान का कैसा निज़ाम होगा, हम चर्चा करते रहेंगे। शफीक साहब को इसी तरह हम सहमत देते रहेंगे, आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आपने इस्तांबुल से हमें ज्वाइन की, उम्मीद आइंदा भी ज्वाइन करेंगे। आपने अपने ख्यालात हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया। अल्लाह हाफिज।